हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इसरार सर। नीट में मेरा केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर था और पिछले 5 सालों से मैं बच्चों को नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री और 11th और 12th के लिए। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा अगर आप क्लास 11th में हो, और आप चाहते हो स्कूल में एकेडमिक्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएं और क्लास 12th का एक अच्छा सा बेस बन जाए, या आप चाहते हो आप नीट का एग्जाम दो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 12th पास आउट हो, ड्रॉपर हो, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, नोट्स भी बनवाऊंगा और जिस स्टाइल में मैं आपको पढ़ाऊंगा आपने ऐसी केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी होगी। इसलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बिना किसी देरी के साथ में इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ते हैं। और याद रखना, मैं केमिस्ट्री मतलब इसरार सर के नाम से जाना जाता हूं। ऑफलाइन मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बोर्ड एग्जाम में नीट में मेरे बहुत सारे बच्चे पहुंचे हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है, टॉप मार्क्स लाए हैं, बहुत अच्छा। मैंने खुद ने बोर्ड एग्जाम में 91% केमिस्ट्री में और नीट में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। मैं आपको वो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। तो सबसे पहले मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का, उसमें मैं सबसे पहले हेडिंग लगाता हूं इंट्रोडक्शन, #इंट्रोडक्शन। मेरे साथ साथ नोट्स बनाना। याद रखना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप पढ़ने के बाद में नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपकी पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद है, वो व्यर्थ है, वेस्ट है। इट इज ओनली द वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो एग्जाम के पहले आप कैसे याद करेंगे, उसको कैसे रिवाइज करेंगे। आज जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, हो सकता है 1-2 महीने बाद इसको भूल जाएं, बट इफ यू हैव नोट्स देन यू कैन गो थ्रू द नोट्स एंड रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट आई एम हियर टीचिंग यू, आई एम हियर टेलिंग यू। सो मेक नोट्स साइमल्टेनियसली। पहले मैं आपको लिखाऊंगा, जब मैं लिखाऊंगा तो मैं साइड में हो जाऊंगा, फिर आप उस नोट्स को बनाएंगे पॉज करने के बाद में, सो दैट वी कैन नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ लेक्चर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड बेटा। इंट्रोडक्शन मेरे साथ बोलो, अगर मेरे साथ बोलोगे तो चीजें याद होंगी। बोलो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एटम। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एटम के बारे में पढ़ेंगे, विच इज एन अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल और इंडिविजिबल पार्टिकल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में, जो कि एक अल्टीमेट पार्टिकल है या इंडिविजिबल पार्टिकल है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टीमेट पार्टिकल? अल्टीमेट पार्टिकल का सर क्या मतलब है? देखो, छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यू में आएंगी और आप गलत कर दोगे, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को आपको पढ़ाऊंगा। पूरी एनसीईआरटी थॉरोली नोट्स में लिखा दूंगा, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अगर जो नोट्स पढ़ा रहा हूं तो ये समझ लो कि n नंबर ऑफ जो बुक्स हैं उसका निचोड़ पढ़ा रहा हूं। अगर आपने ये नोट्स बना लिए, इसका n नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर लिया और PYQ कर लिए, तो नीट आपकी जेब में है, क्लास 11th आपकी जेब में है। आओ चलो बात करते हैं, अल्टीमेट पार्टिकल क्या है। तो देखो, ये एक क्या है? पेन है। मैं इसको 20 से काटूंगा तो आधा बचेगा, फिर काटूंगा तो और आधा बचेगा, फिर काटूंगा तो उससे आधा बचेगा। ऐसे काट काट के इतना काटेंगे, इतना डिवाइड करेंगे, इतना। देखो बेटा, दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा मैं, देसी भी और विदेशी भी, क्योंकि हर टाइप के बच्चे देखते हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ टाइम डिवाइड करूंगा तो लास्ट में एक पार्टिकल बचेगा जिसको मैं फिर से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड अल्टीमेट पार्टिकल, एंड दिस अल्टीमेट पार्टिकल टुडे कॉल्ड एटम। So in this chapter we will study about atom, which is an ultimate particle. Ultimate particle means individual particle, that is, जिसका मतलब है that is cannot be divided further, cannot be divided further. एटम क्या है? अल्टीमेट पार्टिकल है, which cannot be divided further. अब कुछ 2 पॉइंट बता रहा हूं जो कि नीट में, जेई में, CUET में, बोर्ड में, मतलब हर जगह पूछे जाते हैं। जहां जहां भी एग्जाम है, एकेडमिक्स का हो, कंपटीशन का हो, पूछा जाता है बेटा, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था? तो याद रखना, ये बताया था डाल्टन ने। डाल्टन, बताओ फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन ने। और एक पूछा जाता है फर्स्ट एटॉमिक मॉडल
तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था किसने? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। थॉमसन ने दिया था, इसका नाम है पूरा जे थॉमसन, जे थॉमसन। तो बेटा याद रखना, इंट्रोडक्शन ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे एटम बारे में, जो कि एक अल्टीमेट पार्टिकल है या इंडिविजुअल पार्टिकल है, दैट इज कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी किसने दिया? डाल्टन ने। सबसे पहले एटॉमिक मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने। जल्दी से उसको लिख लो पॉज करके, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये बेटा बहुत बढ़िया, पॉज करके लिख लिया करो, पॉज करके लिख लिया करो। अब हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट डाउन द हेडिंग साइमल्टेनियसली अलोंग विद मी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मेरे साथ साथ हेडिंग लगा लिया करो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कई बार आईआईटी जेई में, नीट में, आपके स्कूल में पूछ लेते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी किस में बेस्ड है। आप बुक्स पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दिन रात बैठ के रट्टा मारते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? ये किस पे बेस्ड है? इसलिए बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे, मेरे साथ बोलो, बोलो दिस थ्योरी। जो ना बोले उसका मुंह काला। बोलो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पढ़ाया गया होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। उसमें 4 लॉ पढ़ाए गए होंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और एक पढ़ाया गया होगा गे-लुसैक लॉ। एक और होता है एवोगैड्रो लॉ। 5 पढ़ाए गए होंगे। नहीं पढ़ाए गए डोंट वरी, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, वीडियो बना दूंगा मैं। तो मैं जिस टॉपिक पे पढ़ना हो उस पर कमेंट कर दो। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैं थोड़ा राइटिंग सही नहीं बना पाता हूं, क्यों? क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं, ठीक है ना। अभी मेरे पास टाइम कम है, तो मुझे जो है काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मुझे भी जाना है, ठीक है ना, एक पार्टी में। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। अगर तो मैं नहीं समझ में आ रहा तो मेरी जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहती है ये थ्योरी? मेरे साथ बोलो, बोलो अकॉर्डिंग। जो ना बोले उसको मुंह काला। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कहती है? पहली बात, सबसे पहली बात कहती है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या कहती है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टीमेट पार्टिकल। अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे छोटा कोई पार्टिकल है ही नहीं। ये कहता है एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। अब सबसे छोटा है यानी अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये कहते हैं एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलो, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एटम डिवाइड फर्दर नहीं होगा, एटम को फिर से काट नहीं सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल। इसलिए इसको बोलते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल। ये कहते हैं एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा यानी अल्टीमेट पार्टिकल है। फिर ये कहते हैं एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एटम जो है इनडिविजिबल है, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर डिवाइड नहीं होगा। फिर तीसरी बात करते हैं, क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलो, बोलो एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या कहते हैं? कहते हैं एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, एटम को ना ही बना सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते हैं। अब सोचो, इस दुनिया में जितना भी यूनिवर्स में मैटर है, हम एक एटम के बराबर ना बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। और आज हम कहते हैं कि साइंस बहुत डेवलप है। हम क्वेश्चन उठाते हैं, गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? अबे गधों, क्वेश्चन पूछने वालों, जीवन में एक बात याद रखना, अगर आपको लगता है गॉड एग्जिस्ट करता है तो किसी से गाओ मत, और आपको लगता है गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो किसी से पूछो मत। क्योंकि एक बात याद रखना, इस यूनिवर्स में हम एक एटम के बराबर एक छोटा सा कण नहीं बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड। एटम ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। जब हम एटम जैसी चीज नहीं बना सकते हैं, तो इस यूनिवर्स को जो भगवान ने, जो गॉड ने हमको बना के दिया है, अल्लाह गॉड भगवान ने जो हमको बना के दिया है, इस यूनिवर्स में चीजें, जब हम इतनी सी चीज बना नहीं सकते हैं तो हम क्यों क्वेश्चन उठा देते हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता? ये कौन से पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ये नहीं पता साइंस की छोटी सी चीज? अगर ये पता चल जाती तो जो अकल है, उसकी बुद्धि जो है वो खुल जाती। इसलिए ध्यान देना, कभी ये मत कहना
कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर आप गॉड को मानते हो अच्छी बात, नहीं मानते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल मत उठाओ, क्योंकि एटम तक नहीं तुम बना सकते हो। जब तुम्हारी औकात एटम बनाने की नहीं है तो तुम गॉड के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अगली बात, फोर्थ, एटम इज स्ट्रक्चरलेस। एटम इज स्ट्रक्चरलेस। स्ट्रक्चरलेस। अब तुम कहोगे मास्टर अभी तू कहता है हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब तू कह देता है एटम इज स्ट्रक्चरलेस। तो भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये डाल्टन कह रहा है। इसका मतलब क्या है जरा ये समझ लो। स्ट्रक्चरलेस का मतलब ये सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, है ना, ये ट्रायंगुलर नहीं है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बाउंड्री नहीं है। क्या नहीं है? बोलो। इसकी बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं बताई गई। एटम की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती, इसका मतलब ये है। जल्दी से लिखो, पॉज करके जल्दी से लिखो। हो गया? बहुत बढ़िया, नोट कर लिए हो, बहुत बढ़िया। बेटा देखो, अब हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जिससे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो एटम है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, एंड दीज पार्टिकल आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, लिखेंगे मेरे साथ, नोट्स लिखो सब लोग, तुम लोग जो बैठे हो तुम लोग भी लिखो। फ्रॉम वेरियस, तुम लोग भी लिखो भाई, ऑनलाइन वालों सब लोग लिखो, एक साथ लिखो, हेडिंग लगाओ, डॉटेड हेडिंग लगाओ ऐसे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये हेडिंग लगी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इसमें लिखो फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट्स। From various experiments performed by scientists, it was concluded that atom is also made up of some smaller particles. Atom is also made up of some smaller particles, and these are today called subatomic particles. तो ये हेडिंग लगा लो। अब इस तरह बॉक्स बना लो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहले मैं बोर्ड भरूंगा, फिर तुम भरना अपने नोट्स में। पहला इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है बेटा? प्रोटॉन। तीसरा क्या है बेटा? न्यूट्रॉन। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है? प्रोटॉन। तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। बोलो इलेक्ट्रॉन। बोलो पहला पॉइंट, बोलो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। कैसा है? नेगेटिव चार्ज्ड है। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज्ड है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज्ड है। न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, बाबा जी की ठुल्लू, न्यूट्रल है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैं कह रहा हूं माइनस चार्ज है, ये कैसा है? प्लस चार्ज है। कैसा है? इसका चार्ज जीरो है, इसका सिंबल ई है, इसका सिंबल पी है, इसका ई माइनस पी, और इसका होता है स्मॉल एन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब चार्ज की यूनिट है। इसका चार्ज होता है -1.6 कूलम्ब, और 10 की पावर -19 टाइम्स डिवाइड कर दो, यानी छोटा होता है 10 की पावर 19 टाइम्स। जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन इसका प्लस में है, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। इसका भी 1.6, इसका भी 1.6, इसका 10 की पावर 19 टाइम छोटा, इसका भी 10 की पावर 19 टाइम छोटा। इसका भी कूलम में है, इसका भी कूलम में है, सिर्फ अंतर यह है कि इसका माइनस में और इसका प्लस में, ये बात याद रखना। यानी मैं यहां पे एक रिलेशन लिख सकता हूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मॉड है वो इक्वल होगा मॉड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। चार्ज मतलब चार्ज की क्या कहते हैं उसको, मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का वैल्यू सेम है, बस ये प्लस में है और ये माइनस में है। न्यूट्रॉन तो जीरो ही होता है, ठीक है ना, न्यूट्रल है। तो ये कुछ बातें हैं, इतनी बातें आप याद रखेंगे। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं पढ़ाता हूं, फिर हम पढ़ेंगे। देख लो गौर से, हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा? हमने कहा सबसे पहला मॉडल, सबसे पहले थ्योरी थी डाल्टन की, तो हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा सबसे पहला मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने। इसको नोट करो, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। पॉज करके लिखो, जल्दी से पॉज करके लिखो, हैशटैग थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, राइट डाउन द हेडिंग, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। हेडिंग लगा लो, पेन रख दो, पूरा अच्छे से समझाऊंगा। जब मैं पूरा समझा के लिखा दूंगा, इसके बाद में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई?
क्लियर है? हेडिंग लगा लो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और पेन रख दो। बेटा सुनो, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को कहते हैं, मेरे साथ बोलो, बोलो ऑल्सो नोन एज वाटर मेलन मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को क्या कहते हैं? वाटर मेलन मॉडल। सिर्फ हेडिंग लगा लो, बस रख दो, मैं पूरा लिखाऊंगा, पूरा बोर्ड भर दूंगा, देन आप लोग आराम से नोट्स बनाना, ठीक है? क्लियर है? बोलो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या कहते हैं? वाटर मेलन मॉडल। इसी को कहते हैं बेटा प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग इसी को कहते हैं फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब सुनना बेटा, अच्छा वाटरमेलन क्यों कहा गया, प्लम पुडिंग क्यों कहा गया? क्योंकि कद्दू को देखो चाहे वाटरमेलन देखो, एक बड़ा सा क्या होता है? स्फेरिकल बॉडी होती है, स्फीयर या लगभग स्फीयर जैसा होता है। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। तो बेटा सुनो, थॉमसन कहता है जो एटम है वो एक स्फेरिकल साइज का है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि वाटरमेलन में रेड वाला पार्ट होता है। अगर आप तरबूज खाएंगे, वाटरमेलन खाएंगे, तो आप देखेंगे कि पूरे में रेड रेड होता है। तो थॉमसन कहता है कि जो वाटरमेलन में रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। तो मुझे लिखना चाहिए, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, जो ना बोले उसका मुंह काला। मेरे साथ बोलो, बोलो अकॉर्डिंग, बोलो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, बोलो एटम, जो ना बोले उसको मुंह काला, बोलो एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर in which बोलो in which electrons are distributed और embedded। हाँ, तो क्या कहता है थॉमसन? कहता है कि जो हमारा एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। ये पूरा रेड पार्ट एटम है, ये पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेड तरबूज की तरह। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से बना है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या एम्बेडेड हैं। एम्बेडेड यानी इनके बीच में धसे हैं। जिस प्रकार से वाटरमेलन जब हम खाते हैं तो हम देखते हैं रेड वाले पार्ट के बीच में काले काले उसके जो सीड हैं, बीज हैं, वो धसे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कहता है? ये कहते हैं थॉमसन। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? पूरा नाम बताओ साले का। जे थॉमसन। जे तो क्या कहते हैं थॉमसन कहते हैं कि जो एटम है वो बना है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से, जिसमें नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना बेटा, पहले तुम लोग हेडिंग लगाओगे, फिर ये नीचे पॉइंट्स लगोगे, फिर उसके जो मॉडल की लाइन है वो ये लिखोगे, फिर आप मॉडल बनाओगे। मॉडल बनाने के बाद में मतलब ऐसे लिखोगे, फिर नीचे मॉडल बनाओगे, मतलब ऐसे समझ लो, पहले ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना, इसके नीचे लिखेंगे ड्रॉबैक। क्या लिखेंगे? ड्रॉबैक यानी इसके मॉडल में क्या कमी रही। तो देखो ध्यान सुनना, जो थॉमसन था इसने बताया एटम के बारे में, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज के बीच में नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या वो अट्रैक्ट हो जाएंगे? जब सेम चार्ज अगल बगल होते हैं तो क्या वो अट्रैक्ट हो जाते हैं? और जब वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? तो क्या एटम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो मेरे साथ बोलो इस, हाँ, ड्रॉबैक का मतलब इसकी कमियां। बोलो दिस मॉडल डू नॉट, जो ना बोलो उसका मुंह काला, डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये जो मॉडल है बेटा, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। फिर सुनो, थॉमसन ने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया और उसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन कहता है एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम। लेकिन इसके मॉडल का एक नुकसान यह था, ड्रॉबैक ये था कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर आपस में एक दूसरे के बीच में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये मॉडल जो है बेकार निकल गया। अब बच्चे इसी बात पे परेशान रहते हैं कि मास्टर केमिस्ट्री में तुम पहले इतिहास पढ़ाते हो, फिर कहते हो बेकार है, अब नया वाला आएगा, फिर नया पढ़ाते हो, कहते हो ये भी बेकार है, और नया आएगा। तो क्यों पढ़ाते हो जब वो बेकार हो गया? देखो भाई, अगर हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे
हम ये नहीं समझेंगे कि पहले हमने क्या पढ़ा, तो बच्चा सोचेगा अरे यार एक बार डिस्कवर हो गया तो बहुत आसान चीज है। इसलिए आपको बताया जाता है कि हाउ द थिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड, चीजों को हमने कैसे डिस्कवर किया, कैसे हमें लंबा वक्त लग गया, एक अरसा लग गया कि साइंटिस्ट ने धीरे धीरे चीजों को इंप्रूव किया। अब ये नहीं पढ़ोगे तो पता कैसे चलेगा इसकी डिस्कवरी कैसी हुई। तो क्या ये बेकार है, थॉमसन बेकार है? थॉमसन बेकार नहीं है। थॉमसन ने एटलीस्ट लोगों को सोचने के लिए बताया तो कि कुछ मॉडल होता है ताकि लोग उसमें आगे सोच सकें। ना ये बताता कुछ, ना लोग आगे सोचते, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो क्यों बैठे हो, खाली जल्दी बनाओ झांकी, जल्दी नोट्स। तुम लोग बेटा ऑनलाइन वालों पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। बहुत बढ़िया बेटा, हो गया, सबने नोट कर लिया है? बहुत बढ़िया। क्या नोट करते हो यार, क्या नोट करते हो, बहुत बढ़िया, क्या स्पीड तुम्हारी। बेटा अब हेडिंग लगाएंगे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ गए तो फिर आपको एटम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसा कि जे थॉमसन ने कहा कि उसका मॉडल फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है, सबसे पहला मॉडल उसी ने दिया एटम के बारे में, उसी ने बताया कि एटम ऐसा होता है, मॉडल यानी एटम ऐसा होता है। एटम जो है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से बना है, नेगेटिव चार्ज जो है उसके बीच में फंसे हुए होते हैं, लेकिन इससे एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझ में आई। तो एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, इसने क्या किया, इसने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट किया। इसने कहा हम एक्सपेरिमेंट में लाइव देखेंगे कि एटम कैसा है, क्योंकि यार थ्योरी तो कोई भी आके बोल देगा। एक व्यक्ति आए वो कह रहा भूत है, दूसरा आदमी आगे वो कह रहा भूत होते नहीं हैं, मुझे दिखाओ, दिखाओगे तब मानूंगा। अब वो कहां से दिखाए, है कि नहीं? तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो कहता है उसको साइंस में माना जाता है। तो रदरफोर्ड ने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई। बोलो वो एक्सपेरिमेंट जिसमें अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई, है ना, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग यानी उसको फेंका, ठीक है ना। अब मैं पूरा तुमको सेटअप बताऊंगा कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कैसे होती है, फिर उसका ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि उसने क्या उसमें देखा, फिर कंक्लूजन, उसने क्या कंक्लूजन निकाला, उसके बेसिस में एटम कैसा होता है उसने बताया। सब कुछ आज पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे। पहले सेटअप देखते हैं। हेडिंग लगा लिया आपने, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, हेडिंग लगा लो जल्दी से, हेडिंग लगा लो, मिटा रहा हूं मैं क्योंकि मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा। हेडिंग लगा लो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट डाउन द हेडिंग फास्ट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलो ठीक है, करते हैं एक्सपेरिमेंट, आओ आओ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हटाऊं बेटा, वेरी गुड। देखो ध्यान सुनना, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराएंगे एक्सपेरिमेंट में। कैसे कराएंगे? अल्फा पार्टिकल का सोर्स लेंगे। क्या लेंगे? अल्फा पार्टिकल का। तो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक सॉलिड का लेड ब्लॉक लिया। क्या लिया? लेड ब्लॉक। क्यों लेंगे? ध्यान सुनना, ये है लेड ब्लॉक, पीबी। पीबी मतलब पीबी स्मॉल बी, पीबी मतलब लेड। लेड भी एक तरह का एलिमेंट है। लेड क्यों लिया? लेड ब्लॉक, पीबी का यानी लेड का ब्लॉक क्यों लिया? सुनना ध्यान से। इन्होंने क्या किया, जो लेड का ब्लॉक था इसके अंदर लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या लिया? बोलो, क्या लिया? बिल्कुल, इन्होंने यहां पे लिया रेडियो एक्टिव सोर्स। क्या लिया? रेडियो एक्टिव सोर्स। क्लास 12th में रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो अपने आप से रेडिएशंस निकालता है। क्या निकालता है? अगर मैं रेडियो एक्टिव हूं तो मेरी बॉडी कुछ ना कुछ रेडिएशन निकालेगी। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स के नाम सुने होंगे, है ना। न्यूक्लियर, सबसे पहले न्यूक्लियर अटैक कहां पे हुआ? हिरोशिमा नागासाकी जापान में। अमेरिका ने बॉम्ब गिरा दिया 1945 में। तो क्या हुआ? पूरी की पूरी सिटी खत्म हो गई, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन में इतनी क्षमता है कि उससे रेडिएशंस निकालती हैं। वो रेडिएशन जो है आसपास का पूरा जो एरिया उसको बर्बाद कर देती हैं। टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो चीजें क्या होंगी? गायब हो जाएंगी, उबल जाएंगी, वेपराइज हो जाएंगी। अरे हाँ ना बोल, ठीक है बेटा। तो इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स कौन था? ये था रेडियम। कौन था? कौन था? है ना, रेडॉन या रेडियम, ठीक। तो इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव सोर्स। अब ये सोर्स क्या करता है? ध्यान से सुनना, ये सोर्स क्या करता है? ध्यान सुनना। ये जो रेडियम है ये निकालता है अपने आप से अल्फा पार्टिकल। क्या निकालता है? क्या निकालता है? क्या निकालता है?
अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मेरे साथ बोलो, बोलो अल्फा पार्टिकल का मतलब है जो हीलियम है। हाँ, मैंने आपको भी पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में कि बेटा ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें यहाँ पे एक नोबल गैस है हीलियम, दिख रही तुमको ये हीलियम। हाँ, तो जब हीलियम के ऊपर +2 चार्ज होगा, क्या होगा, +2 चार्ज होगा, तो इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या कहते हैं, तो मैं अल्फा पार्टिकल को कह सकता हूं, बोलो डाई पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम। जब हीलियम एटम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो उसको बोलेंगे डाई पॉजिटिव यानी +2 चार्ज वाला हीलियम एटम का आयन, क्योंकि आयन मतलब एटम हैविंग चार्ज, ठीक है ना। तो जब भी हीलियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा उसको हम कह देंगे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग एल्स, इट इज द डाई पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे ईयर नहीं याद, शायद 22-23 होगा, सन 2022 या 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि अल्फा पार्टिकल कौन है, तो आंसर क्या था, डाई पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम। आई बात समझ में, आपके बोर्ड में भी पूछ सकता है, 11th में पूछ सकता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है ये क्या निकालता है, ये जो सोर्स है रेडियो एक्टिव सोर्स है, निकालता है अल्फा पार्टिकल। क्या निकालता है, और ये अल्फा पार्टिकल निकालता है बीच में होती है कोली, क्या कहते हैं इसको, कोलीमीटर बोले तो इसको बोलते हैं कोलिनियर बनाने वाली लाइन, ठीक है ना। यानी बीच में हम क्या लगा देंगे, बैरियर लगा देंगे, उसमें छेद होगा। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल ऐसे निकल रहे हैं वो रुक जाएं, वो आगे ना जाएं, सीधा कौन जाए, लाइन जाए, बीम जाए, ठीक है ना। और यहां पर इसने रखा गोल्ड फॉइल, क्या रखी, बोलो 100 नैनोमीटर लंबी पतली सी रखी गोल्ड फॉइल। फॉइल समझते हो ना, फॉइल एल्युमिनियम की फॉइल होती है पतली सी, ऐसे गोल्ड की फॉइल रखी। कहां रखी, यहां पर रख दी, कितने की, 100 नैनोमीटर की। और उसमें क्या पास कराए, उसमें पास कराए अल्फा पार्टिकल्स। क्या पास कराए, बोलो मेरे साथ, क्या पास कराए, अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल यहां पर आ गए। अब पीछे भाई साहब ने सेट कर दी एक स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन सेट कर दी, स्क्रीन लगा दी, छतरी लगा दी सामने। ऐसे समझ लो कि एक दीवार है, इस दीवार में छतरी लगा दी है, यहां पर क्या लटका दिया है, गोल्ड की फॉइल लटका दी है सोने की। फिर बीच में क्या लगा दी है, बीच में जो है 2 रॉड लगा दी है, ताकि जो अल्फा पार्टिकल है वो बीच वाले जा सके, अगल बगल वाले रुक जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में जाके टकराएं। और ये जो स्क्रीन है ये है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ZnS, जिंक और सल्फर से मिलकर बनी है। जिंक और सल्फर का पाउडर बना लिया, लेप बना लिया, और पीछे कोटिंग कर दी है। क्यों कर दी है, क्योंकि जब इसमें पार्टिकल टकराते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन में, तो ये शो करती है फ्लूरोसेंट इफेक्ट। क्या शो करती है, फ्लूरोसेंट इफेक्ट। फ्लूरोसेंट इफेक्ट का मतलब ये चमकती है। क्या करती है, लिख दे रहा हूं हिंदी से, ये क्या करती है, चमकती है। क्या करती है, हाँ, फ्लूरोसेंट यानी चमकती है। फिर से सुनना, इन्होंने क्या लिया, लेड का ब्लॉक लिया। लेड का ब्लॉक क्यों लिया, क्योंकि मैं पीछे खड़ा हूं, मैं साइंटिस्ट हूं। हाँ, आई एम अ साइंटिस्ट, मैं पीछे खड़ा हूं, आई एम अ साइंटिस्ट, मैं पीछे खड़ा हूं। अगर ये रेडिएशंस मेरे ऊपर आ गई तो भाई मुझे कैंसर कर देंगी, क्योंकि इनमें हीलियम के साथ साथ बहुत सारी रेडिएशंस भी तो निकलती हैं। बोलो तो मैं ना मर जाऊंगा, तो साइंटिस्ट को भी तो बचना जरूरी है ताकि वो आगे डिस्कवरी कर सके। तो उसने सॉलिड का लेड ब्लॉक ले लिया। ये लेड क्या करता है, इस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पीछे मैं बच जाऊंगा। आगे कौन है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल जो है He+2 है। He+2 यानी डाई पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम। हीलियम का डाई पॉजिटिव आयन है। अल्फा पार्टिकल जब जाते हैं तो वो 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड फॉइल से टकराते हैं। ये हॉर्न कौन मार रहा, देखो बेटा, डिस्टर्ब मत हो, ठीक है। एक बच्चे की बाइक गलत खड़ी थी, उसी कारण वो बीच में ट्रैफिक लग गया था, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, अगली बार से स्कूटी सही खड़ी करना, ठीक है। चलो, तो बेटा क्या होगा, पार्टिकल निकलेंगे, इससे टकराएंगे, और इससे टकराने के बाद क्या जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में। हाँ, इससे टकराने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन में जाके स्क्रीन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, देखो पार्टिकल गया, इससे टकराया, यहाँ चला गया, अगला पार्टिकल इससे टकराया, यहाँ चला गया, अगला टकराया, इससे टकराया, यहाँ चला गया, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। और ये बैठ के कौन देख रहा है, रदरफोर्ड बैठ कर देख रहा है कि अच्छा कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर वो कुछ कंक्लूजन निकालेगा। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। उसने क्या लिया, लेड का ब्लॉक लिया। एग्जाम पूछेगा लेड का ब्लॉक क्यों लिया, तो क्या बताओगे, रेडिएशन से बचने के लिए लिया, क्योंकि जो लेड है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। रेडियो एक्टिव सोर्स क्या लिया, रेडियम लिया। रेडियो एक्टिव सोर्स यानी ये रेडिएशन से निकालता है। और ये किसका सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स किसका है, मेरे साथ बोलो, बोलो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल।
ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स लिया है रेडियम, ये अल्फा पार्टिकल निकालता है, ये अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल क्या एग्जाम में पूछेगा तो क्या बताओगे? अल्फा पार्टिकल इज द डाई पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम। He+2 क्या है? अल्फा पार्टिकल है। ये कैसा चार्ज होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। फिर ये स्ट्रेट लाइन में जाता है। कितने नैनोमीटर की गोल्ड फॉइल ली थी? ये भी पूछा गया एग्जाम में। कितने नैनोमीटर की? 100 नैनोमीटर की गोल्ड फॉइल ली गई थी, एग्जाम में पूछा गया है। फिर क्या होता है? इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और स्क्रीन में जाके चमकते हैं। पूछा है एग्जाम में कौन सी स्क्रीन है? टीवी की स्क्रीन है, सैमसंग की है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया देख के। जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ZNS है, जिंक और सल्फर से मिलकर बनी, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और जब ये सब चमका तो भाई साहब ने क्या निकाला? ऑब्जर्वेशन। भाई साहब ने क्या किया? ऑब्जर्वेशन। भाई ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। हाँ, जो भाई है हमारा रदरफोर्ड, तो भाई ने एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो भाई उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था, उस एक्सपेरिमेंट को देख रहा था। भाई ने देखा, क्या देखा भाई ने? आओ देखते हैं। भाई ने पहली बात देखी, देखो गौर से। भाई ने क्या किया? भाई ने एटम को देखा और भाई ने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में निकल जा रहे हैं। ज्यादातर पार्टिकल कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन में। भाई ने क्या किया? भाई ने जूम किया। किसको जूम किया? गोल्ड के एटम को। किसको? गोल्ड के एटम को भाई ने जूम किया। जूम किया गोल्ड के एटम को, तो गोल्ड का एटम आ गया और उसने कहा मेरे साथ बोलो, पहला बोलो, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड, हाँ, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने रास्ते को चेंज कर देना, मुड़ जाना। तुम सीधा जा रहे हो, तुमको किसी ने कंटा मारा, तुम रास्ता चेंज करके मुड़ गए, यह है डिफ्लेक्शन। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, यानी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे थे? अनडिफ्लेक्टेड रहे, सीधा निकल गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए? सीधा निकल गए, अनडिफ्लेक्टेड रहे। दूसरी चीज इसने क्या देखी? जो ये देख रहा है वही बता रहा है, ठीक है ना? दूसरी चीज ने क्या देखी? जल्दी बताओ, बोलो। दूसरी चीज ने देखी, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से मुड़ गए। ये देखो, ये गया कुछ एंगल से मुड़ गया, ये गया कुछ एंगल से मुड़ गया। यानी मेरे साथ बोलो, बोलो, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड, इसने कहा कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल मुड़ गए, ज्यादातर सीधे गए हैं। लगभग 80-90% कैसे गए हैं? सीधे गए हैं। बाकी क्या होगा? कुछ एंगल से मुड़ गए। फिर से तीसरा पॉइंट इसने क्या कहा? मेरे साथ बोलो, बोलो, वेरी, बोलो, वेरी फ्यू, बहुत कम, बहुत कम। कितने? कितने? मेरे साथ बोलो, बोलो, 1 in 20,000, 20,000 में लगभग कोई एक पार्टिकल, 20,000 में लगभग कोई एक पार्टिकल, 1 in 20,000, वेरी फ्यू, बहुत कम। बोलो, बाउंस बैक, बोलो, बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। क्या मैं डिफ्लेक्टेड को थोड़ा यहां लिख दूं? क्या मैं इस डिफ्लेक्टेड को यहां लिख दूं? क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे दिखाना है। क्या करना है बेटा? दिखाना है, ठीक है ना? तो देखो, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? डिफ्लेक्टेड, कुछ एंगल से मुड़ गए। डिफ्लेक्टेड बाई सम एंगल, डिफ्लेक्टेड बाई सम एंगल, कुछ एंगल से मुड़ गए, ठीक। वेरी फ्यू, कितने? 1 in 20,000 बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। यानी ये जैसे गया, जिस रास्ते में गया उसी रास्ते में वापस आ गया, जिस रास्ते में गया उसी रास्ते में वापस आ गया। फिर से सुन लो, इसने क्या किया? इसने जो है अल्फा पार्टिकल को फेंका गोल्ड फॉइल में, पार्टिकल अलग अलग जगह गए। तो इसने जो ऑब्जर्वेशन किया, देखा, इसने ये देखा कि जो गोल्ड फॉइल थी, जो उसके अंदर एटम था, उससे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। पहला ऑब्जर्वेशन यह था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? कि कुछ एंगल से मुड़ गए। ज्यादातर कैसे हैं? लगभग 80-90% कैसे हैं? सीधे निकल गए। 8-10% कैसे हैं? कुछ एंगल से मुड़ गए, ऐसे जा रहे थे, ऐसे मुड़ गए। बहुत रेयर, लगभग 20,000 में कोई एक पार्टिकल जो बिल्कुल सेंटर पे जा रहा था, वो गया और उसी रास्ते में बाउंस बैक हो गया, वापस चला गया। इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है? वो इसने बताया अपने कंक्लूजन में। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। किसमें? अपने कंक्लूजन में। कंक्लूजन, इसने कंक्लूजन दिया। इसने जो ऑब्जर्व किया, अब उससे इसने रिजल्ट दिए, कंक्लूजन दिए
क्या कंक्लूड किया, ध्यान से सुनना। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। देखो, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए? इसका मतलब क्या है? एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस खाली है। ज्यादातर एटम कैसा है? एम्प्टी है, खाली है। तो मैं कह सकता हूं पहला कंक्लूजन, मेरे साथ बोलो, बोलो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर एटम के अंदर का जो स्पेस है वो खाली है, वो एम्प्टी है, खोखला है। फिर दूसरा क्या निकाला? दूसरा देखो, दूसरा यह है कि कुछ एंगल से मुड़ गए। देखो लिखा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से मुड़ गए। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल कैसे हैं? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे अरे अरे, तुमको नहीं पता कैसे हैं? पॉजिटिव। बोलो, जो ना बोलो उसको मुंह काला। कैसे हैं? आप तो सब बोलोगे हैं पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव को कौन रिपेल करेगा? 10th क्लास में पढ़ के आए हो, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो भाई ने क्या किया? भाई ने कहा कि भैया ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से मुड़ गए। इसका मतलब एटम का जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल कर रहा है, यानी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बिखरा नहीं है। थॉमसन कहता है एटम का सारा चार्ज बिखरा है। अगर बिखरा होता तो फिर ये ज्यादातर सीधे कैसे निकल गए? यानी ये बिखरा नहीं है, ये सारा का सारा एक जगह पर इकट्ठा है, इसलिए कुछ गए और कुछ एंगल से मुड़ गए, कुछ गए और कुछ एंगल से मुड़ गए। तो दूसरा कंक्लूजन क्या है? पहला क्या है? ज्यादातर स्पेस कैसा है? खाली है। फिर दूसरा क्या है? मेरे साथ बोलो, ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज कॉन्संट्रेटेड। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है? कॉन्संट्रेटेड है। यहां से थॉमसन गलत हो गया। थॉमसन कहता सारा का सारा फैला है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, लेकिन ये कह रहे नहीं भैया, फैला नहीं है, सारा का सारा कॉन्संट्रेटेड है, एक जगह इकट्ठा है। इसलिए तो वो क्या कर रहा है? इकट्ठा है, इसलिए तो क्या कर रहा है? इनको रिपेल कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है आगे। बोलो सही है? बोलो बेटा। तीसरा, भाई ने कहा जो सेंटर पे गया है वो साला वापस आ गया है, यानी सारी की सारी शक्ति कहां बैठी है? अगर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, तभी तो जो सेंटर पे जा रहा है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है और वापस आ रहा है। ये भी सेम पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको क्या कर रहा है? धक्का कर रहा है, साले मेरे पास आएगा, भग। सेम चार्ज अट्रैक्ट नहीं होते हैं, रिपेल होते हैं। तो मुझे तीसरा कंक्लूजन लिखना चाहिए। मेरे साथ बोलो, जो ना बोलो उसका मुंह काला। बोलो, ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज concentrated in a small region that is at the center of atom। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा एक जगह पर इकट्ठा है और वो है सेंटर ऑफ एटम पे, एटम के सेंटर पर रखा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो, क्लियर है? तो फिर से सुन लो एक बार। इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इसने क्या लिया? रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जो कि हीलियम को निकालता है। इससे बचने के लिए लेड का ब्लॉक लिया। जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम का डाइपॉजिटिव आयन है। अल्फा पार्टिकल जाता है 100 नैनोमीटर, नंबर याद रखना, 100 नैनोमीटर की गोल्ड फॉइल थी, उससे टकराता है, अलग अलग डायरेक्शन में जाके स्क्रीन में जाता है। स्क्रीन कैसी है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। फिर क्या होता है? फिर ये ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ एंगल से मुड़ गए। बहुत रेयर 20,000 में कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते पर गया उसी रास्ते पर वापस आ गया। इसने गोल्ड का जो एटम था, इसने क्या किया? जूम किया गोल्ड के एटम को। फिर इसने क्या किया? इसने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दिए। जैसे पहला कि ज्यादातर स्पेस खाली है, दूसरा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो बिखरा, फैला नहीं है, जो थॉमसन की तरह वो एक जगह पर इकट्ठा है, क्योंकि फैला होता तो फिर ये सीधा कैसे जाते? बोलो। फिर तीसरा उसने बताया तीसरे वाले से कि भैया सेंटर वाला वापस आ रहा है, यानी सारा सारा चार्ज कहां है? सेंटर पर है। क्या सबको समझ में आ गई बात? तो अब इसने जो ऑब्जर्वेशन किया, इसने जो कंक्लूजन किया, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इसने अपना एटम का मॉडल बना दिया और इसने कहा भाई साहब पूरी दुनिया को कि थॉमसन का मॉडल गलत है, मैं जो बता रहा हूं वही मॉडल सही है।
और उसका नाम रखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या नाम रखा? इसको नोट करो, इसके बाद मैं उसको पढ़ाऊंगा। क्यों बैठे हो खाली, जल्दी से बनाओ झांकी, जल्दी से बेटा। याद रखना बेटा, एक बात याद रखो, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो याद रखना आप अंधेरे में हो, अंधकार में हो। क्यों? क्योंकि बेटा नोट्स अगर आप बनाओगे तो जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप उसको लिखोगे अपनी कॉपी में, तभी तो एग्जाम के टाइम में उसको रिवाइज करोगे, वरना मैंने बताया तुमने सुना 2 घंटे बाद तुम भूल गए, बढ़िया पबजी खेले सो गए, सब भूल गए। इसलिए बेटा नोट्स साथ साथ बनाओ, जल्दी बनाओ। हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। इसको भी पॉज करके लिख लो जल्दी से। 1 सेकेंड, पहले तो इसी को लिखना था, ये तो लिख चुके हो ना पहले। हाँ तो इसको पॉज करके लिख लो जल्दी से। इसके बाद में इसको पॉज करके लिख लो जल्दी से। इसके बाद में इसको पॉज करके लिख लो जल्दी से। For more, subscribe